आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बड़ी खबर किसानों को एहतजाज के हवाले से, जहां पर किसानों का एहतजाज आज भी जारी है। और आज शंभू बॉर्डर पर किसान लीडर सरवन सिंह पंधेर ने ऐलान किया है कि अब किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दिल्ली के अंदर रवाना होगा। बड़ी खबर, किसानों का एहतजाज आज भी जारी रहा और आज शंभू बॉर्डर पर किसान लीडर की जानिब से उन्होंने अब ऐलान कर दिया है बाज़ाब्ता तौर पर कि किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाएगा। और उन्होंने कहा है कि अब 101 किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली की तरफ कूच करेगा। और कल का दिन मरकजी हुकूमत से बातचीत के लिए मुख्तस किया गया, यानी कि 7 दिसंबर का दिन मरकजी हुकूमत से बातचीत के लिए मुख्तस किया गया है। किसान रहनुमा सरवन सिंह पंधेर ने ऐलान किया है कि किसानों के पैदल मार्च को फिलहाल रोक दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताते चलिए कि किसानों की जानिब से जो एहतजाज शुरू किया गया है, फिलहाल कल का दिन उन्होंने हुकूमत के साथ बातचीत के लिए मुख्तस रखा है। और उसके साथ साथ ही 8 दिसंबर के दिन दिल्ली के अंदर उन्होंने पैदल मार्च जो दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। और आज भी शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। कई एहतजाजी जो किसान हैं वो जख्मी हुए हैं, जिसके बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान लीडर की जानिब से यह ऐलान कर दिया है कि 7 दिसंबर का दिन यानी कि कल का दिन हुकूमत से बातचीत का दिन होगा। आपको बताते चले कि बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 8 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है। और आज हरियाणा पुलिस के साथ तसादुम के दौरान आंसू गैस के इस्तेमाल से तकरीबन 6 अफराद जो एहतजाजी किसान हैं वो जख्मी हो गए हैं, जिन्हें बाद में अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। और 101 किसानों के दस्ते को फिलहाल वापस कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और मुजाहिरीन ने पुलिस की जानिब से लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली में अपना एहतजाज जारी रखने के लिए पुरअज़्म है और किसी भी तरह दिल्ली पहुंचेंगे। मुजाहिरीन बगैर ट्रैक्टर के पैदल दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसे दिल्ली चलो तहरीक का नाम दिया है। किसान मुजाहिरों के पेश नजर हरियाणा हुकूमत ने अंबाला के कई देहात में इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया है और ये पाबंदी 9 दिसंबर तक नाफिज रहेगी ताकि अमन अमान की सूरत हाल काबू में रहे। हुकाम का कहना है कि यह फैसला अवामी सलामती को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। मुजाहिरीन ने इस इकदाम को जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। लेकिन आपको बताते चले एक बार फिर जो किसानों का एहतजाज 8 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। 7 दिसंबर कल का दिन हुकूमत से बातचीत के लिए मुख्तस रखा गया, क्योंकि आज भी शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई और उसके साथ साथ ही कई किसान जख्मी हुए, जिन्हें बाद में अस्पताल दाखिल कर लिया गया है। और फिलहाल जो किसानों की तारीख है दिल्ली कूच करने का उन्होंने ऐलान किया है। वो सब हम लोग कवर कर लें। और ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जत्था परसों जाएगा। ठीक है जी, ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, ये उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा। अभी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं, तो इसलिए कल का कार्यक्रम परसों होगा। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मुस्तहकम ताल्लुकात थे, ताहम साल 2020 के दौरान LAC पर दोनों के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई, जिसका असर
तिजारत और दीगर मामलात पर भी पड़ा है। उन्होंने कहा है कि हमें अब भी तनाव कम करना है और अब हमें चीन के साथ बैठकर बात करनी होगी कि हम किस तरह अपने ताल्लुकात को दोबारा इस्तेवार करें, और ये एक ऐसी मशक है जिसे अभी शुरू करना बाकी है। In our particular case, we had stable relationship with China. It was growing in many respects. In terms of trade, it was very, very substantial. It still is very substantial. There had been a certain amount of investment, mostly from China to India. There were some issues we have which you don't have, which is a very imbalanced trade. We've had a lot of market access issues in China. Japanese companies don't face it to the same degree. And trade figures, the trade balances are very different for Japan. But our entire relationship with China was predicated on the fact that the border areas would remain peaceful and stable. And then in 2020, and we had agreements to ensure that. In 2020, for some reason, which is still a matter of speculation, the Chinese chose to bring a lot of forces to the border areas. And obviously we responded with counter deployments. And then we had an incident in which a number of soldiers got killed. And obviously this impacted the relationship. So it has taken us 4.5 years to actually negotiate the disengagement of forces, which is really the fact that the militaries are too close at some places along the line of actual control. We have still challenges left with us. I mean, I made a statement in Parliament on this subject, and we still have to de-escalate, because what we have done is disengage forces from close proximity, but we have a de-escalation because there's still a very large number of forces. But there are, big issues and question marks which have raised, and it has impacted the entire relationship. So now we have to sit down and discuss with China, how do we, in a sense, rebuild our relationship, and that is an exercise that still has to be done. नाज़रीन, अब तक जारी रहेगा यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। सरकर्दा सियासतदान मौलाना तौकीर रज़ा ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर संभल फसादात कराने का इल्जाम आयद किया है। मौलाना तौकीर रज़ा ने गुलिस्तानी नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए कहा है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क में अक़लियतियों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तानी मीडिया जो ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम नफ़रतें फैलाने का काम करती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू समाज के दिलों में नफ़रतें पैदा करने का काम करती है, वो बांग्लादेश के वाक़यात को यहाँ बढ़ा चढ़ा कर पेश करके लोगों के हिंदू समाज के दिलों में नफ़रतों को बढ़ाने का उन्होंने एक ये ज़रिया बनाया हुआ है। अगर वहाँ थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं हुकूमत से मांग करता हूँ कि मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। वहाँ मेरी हुकूमत भी सुनेगी, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश में भी हमारे अक़ीदतमंद चाहने वाले बहुत हैं। और अगर वहाँ के मुसलमान हिंदुओं को इसलिए सता रहे हैं कि वो हिंदू हैं, तो हम उनका जवाब भी तलब करेंगे और उनको इस रास्ते से रोकने का भी काम कर। मंदिर पर अगर हमला किया गया है, सख्त गुनाह है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का पे ईमान है हमारा, तो हमें दूसरे मजहब की इज्जत उसी तरह करनी है, उनकी आस्था को किसी तरह ठेस नहीं पहुंचने देनी है, चाहे हम अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों। अगर बहुसंख्यक हो गया आप अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती करते हैं तो फिर आपका इस्लाम कहा गया। मुसलमान के लिए ये शर्त है कि वो मजलूम का साथ दे और जालिम की मुखालफत करे।
हमें लेकिन आज जो माहौल है हिंदुस्तान के अंदर, जामा मस्जिद के सर्वे की बात की जा रही है, अजमेर दरगाह के सर्वे की बात की जा रही है, संभल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 5 लोगों की मौत हो जाती है, ये सब जो हो रहा है। नहीं, 7 मौतें हुई हैं वहाँ, 2 का पोस्टमार्टम ही नहीं होने दिया गया, उनको ऐसे ही खामोशी से दफना दिया गया। 7 मौतें हुई हैं और कितने लोग वहाँ घायल हैं, पुलिस की गोली से घायल हुए हैं और वो ही नेम्ड भी हैं, वो अंडर अरेस्ट हैं और जेर इलाज हैं। कितने लोगों ने छुप के अपना इलाज कराया है क्योंकि वो नेम्ड भी हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडर अरेस्ट हैं, उनके हथकड़ी और बेड़ी लगी हुई है, पुलिस का पहरा लगा हुआ है, उनका इलाज ठीक तरह से नहीं हो रहा है, उन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि आपको राहत मिल जाएगी, आपका ऑपरेशन करवा दिया जाएगा, आपका नाम निकलवा दिया जाएगा, आप 10 लोगों के नाम बताइए। तो ये जो 10 तारीख तक के लिए वहाँ पाबंदी लगाई है बाहरी लोगों के आने पर, उसकी वजह यही है कि इन्होंने इतने गुनाह कर दिए हैं वहाँ कि उनको छुपाने के लिए, उनको मेकअप करने के लिए इन्हें इतना वक्त लग रहा है, क्योंकि बाहर के लोग जाएंगे तो सच्चाई सामने आएगी, लेकिन उस सबको मेकअप करके छुपाना चाहते हैं और लोगों के बयानात दबाव बनाकर, लालच देकर, हर तरह से लोगों के बयानात बदलवाने की कोशिश की जा रही है। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप ये कहिए कि हमें पुलिस की गोली से नहीं, हमें फला मुसलमान की गोली है। वहाँ पाकिस्तान के कारतूस मिले हैं, पुलिस ये कह रही है। पुलिस लाई है वो पाकिस्तान के कारतूस। मेड इन अमेरिका पाकिस्तान होता है? पहले तो ये बताइए कि मेड इन अमेरिका अगर उस पर लिखा हुआ है तो वो पाकिस्तान कैसे हो गया? पाकिस्तान से जबरदस्ती आप कनेक्शन जोड़ना चाहते हो। एक कारतूस मिला है जिस पर मेड इन अमेरिका लिखा हुआ है, उसको आप पाकिस्तानी कारतूस कैसे कह सकते हैं? तो कहाँ से आया है वो कहाँ से आया है? ये तो पुलिस जवाब दे। पुलिस के साथ और सर्वे टीम के साथ वो जो तमाम हिंदूवादी जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे, भड़काऊ बातें कर रहे थे और मस्जिद में जूतों समेत घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये तमाम चीजें उनके साथ आई हैं। वो पत्थर जो वहां बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, बहुत से वीडियोज ऐसे हैं जिसमें पुलिस पत्थर मारते हुए नजर आ रही है, पुलिस गोली चलाते हुए नजर आ रही है और पुलिस कह रही है हमने गोली नहीं चलाई, हमने किसी को नहीं मारा, ये लोग आपस में लड़के एक दूसरे को मार दिया इन्होंने। तो वहां जो कुछ भी बेईमानियां हुई हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच, और जो जांच कमेटी अभी गई हुई है या जांच हो रही है, उस जांच पर कोई भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि जिनके खिलाफ जांच होनी है वही वहां पे अधिकारी है, उन लोगों को फौरन वहां से हटाया जाए, नया प्रशासन, नई पुलिस वहां पे भेजी जाए, उसके बाद नई एक जांच कमेटी भेजी जाए और ईमानदार जांच कमेटी अगर ईमानदारी से जांच करेगी, दबाव में जांच नहीं करेगी, तो पुलिस और प्रशासन का ये साबित हो जाएगा कि इन्होंने मिली भगत से, और इसमें वो जज भी शामिल है, फौरन आदेश होता है, फौरन पुलिस मस्जिद में पहुंच जाती है। लेकिन उस आदेश के बावजूद जो बेईमानी पे आधारित है, उस आदेश के बावजूद मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई पथराव नहीं किया। सर्वे हुआ, मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर दूसरे सर्वे में आप उन आतंकवादियों को, उन हिंदूवादियों को साथ लेकर आए। सर्वे टीम का यह काम था कि आप उन लोग को साथ लेके आएंगे, उनके साथ पत्थर भी आए, उनके साथ कारतूस भी आए, उनके साथ तमंचे भी आए। ये तमाम काम इन लोगों ने मुनज़्ज़म तरीके से किया है और संभल के मुसलमानों पर सरासर झूठा इल्जाम है कि संभल के मुसलमानों ने दंगा किया है। संभल के हिंदू और मुसलमान दोनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जिस संयम से काम लिया है, दंगा नहीं होने दिया, लेकिन ये दंगा सिर्फ पुलिस ने किया है और किसी ने नहीं। राज्यसभा सेक्रेटरीट के सिक्योरिटी अधिकारियों ने गुज़िश्ता शाम को कार्रवाई खत्म होने के बाद मामूल की जांच के दौरान कांग्रेस के रुकन अभिषेक अमन सिंघवी को ऐवान में मुख्त सीट नंबर 222 पर नोटों का एक बंडल मिला और इस मामले की तहकीकात की जा रही है। चेयरमैन जगदीक धनखड़ ने आज ऐवान की मेज पर जरूरी दस्तावेजात रखे जाने के बाद अरकान को ये मालूमात दी है। उन्होंने कहा है कि मैं अरकान को
मुतल्लक कर रहा हूं कि कल ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद ऐवान की मामूल की जांच के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने सीट नंबर 222 से करेंसी नोटों का एक बंडल बरामद किया था। ये सीट उस वक्त रियासत तेलंगाना से मुंतखब अभिषेक मन्नू सिंघवी के लिए मुख्तस है। मामला मेरी नोटिस में लाया गया था और मैंने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। इस मामले पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन अभिषेक मनु सिंघवी ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में पहले से कोई इल्म नहीं था और इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। Honorable members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Sri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice and I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. I never heard of it. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m., 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30 I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30 I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues, politics is raised. Of course, there must be an inquiry as to how people can come and put anything anywhere in any seat. It means that each of us must have a seat where the seat itself can be locked and the key can be carried home by the Member of Parliament, because everybody can then do things on the seat and make allegations about the seat. This is, if it was not tragic and serious, it would be comic. I think everybody should cooperate in getting to the bottom of this. And if there is a failing in the security agencies, that must also. नाज़रीन, अब तक जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा मौसमी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हुकूमत ने कश्मीर सूबे और जम्मू सूबे के सरमाई इलाकों में तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूलों के लिए सरमाई तातीलात का शेड्यूल जारी कर दिया है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक प्राइमरी क्लासेस 5वीं जमात तक के लिए तातीलात 10 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक रहेंगी। छठी से 12वीं जमात के लिए सरमाई तातीलात 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने मजीद हिदायत जारी करते हुए कहा कि सरकारी हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों के असातिज़ा 10 फरवरी 2025 से अपने हेड क्वार्टर्स में मौजूद रहेंगे ताकि 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी की जा सके। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि तातीलात के दौरान असातिज़ा ऑनलाइन रहनुमाई फराहम करने के लिए दस्तयाब रहेंगे और शेड्यूल की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के सरबराहान या तदरीसी अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
श्रीनगर पुलिस ने वेरिफिकेशन से मुत्तलिक अवामी शिकायत को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन मुतारिफ की है। ये हेल्पलाइन तमाम वर्किंग दिनों के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करेगी। पुलिस ने अपने एक बयान में कहा है कि श्रीनगर पुलिस ने पुलिस वेरिफिकेशन से मुत्तलिक अवामी शिकायत को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन मुतारिफ की है, जिसमें पासपोर्ट की तस्दीक, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सरकारी प्राइवेट मुलाजमीन की वेरिफिकेशन और किरायादार की वेरिफिकेशन शामिल है। उन्होंने कहा है कि ये हेल्पलाइन तमाम वर्किंग दिनों के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करेगी। बयान में कहा गया है कि शहरी उन खुदमात की मदद हासिल करने के लिए इन नंबरात पर राब्ता करें। नंबरात है 9541922441, 9541922442। इन नंबरात पर वो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। शुमाली कश्मीर के पटन में अस्पताल में रैंप और लिफ्ट सिस्टम की अदम दस्तयाबी की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर ऊपरी मंजिल में है, जिसकी वजह से हामिला ख्वातीन और सर्जिकल मरीजों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकाम से अपील की है कि अस्पताल में रैंप और लिफ्ट की सहूलत दस्तयाब रखी जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर बीएमओ पट्टन ने कहा है कि कई सालों से रैंप और लिफ्ट सिस्टम जेर तामीर है, लेकिन मुतल्लिका इदारे ने काम मुकम्मल नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हमने ये मामला महकमे की नोटिस में लाया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसे मुकम्मल किया जाएगा। पटन ट्रामा हस्पताल कर आला हुकाम गुजारिश ये करोड़ बुद रुपये, चूँकि तम सात वनिया अमन रैंपुक सिस्टम थो ये ताकि यह सोन यह पेशेंट या गोब खोर सन मोज बिन कोर हकोन यह आराम सान थिएटर खोल, चूँकि थिएटर ये हेर अम सत्या प्रॉब्लम ग इलाक़ पटन कन पेशेंटन, तो इसलिए गवर्नमेंटस अपील करान खुसूसन अत करो तवज्जो दीतो अत जन यह रैंप सिस्टम सोन यह पेशेंट गोस खसन आराम सान पे हर नत गोस लिफ्ट कह सिस्टम गसन ताकि इन वोल पेशेंट योर ये मोज बिन कोर ये या कह पेशेंट ये योर तमिस गह कह प्रॉब्लम। इसलिए तमाम करान गुजारिश खुसूसन वनकस मौजूदा सरकार अमन गुजारिश करान अगर तम सात 60-70 कनाल जमीन दी यम खतर पटन इलाक गोस ये ट्रामा हस्पताल गसन, चूँकि ट्रामा तोर ये फंक्शनल कहें। इसलिए तमाम आला हुकाम गुजारिश करान मेहरबानी तो मेहरबानी करो ये कुन नजर सानिया जन यह लिफ्ट सिस्टम यह गोस चालू गसन और बीस यह रैम्प सिस्टम ताकि सान यह मोज बिन कोर अगर अस पे हर खालन थिएटर जन सह हरमिस पोहरस पे, तो इसलिए अमन करान गुजारिश यह गोस फंक्शनल गसन विद इन डे में। अस्सलाम वालेकुम। ये जो रैंप और लिफ्ट का मसला है, ये जिस एजेंसी जो है ट्रक टर्मिनल डिवीज़न श्रीनगर उनके तहत ये बनाया गया है ये हॉस्पिटल, तो उन्होंने हाफ वे छोड़ा है। तो फिर हमने मालूम किया कि ये बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है लैंग्वेजिंग में, तो मालूम करने पे पता चला बहुत बार कि ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की वजह से पड़ा हुआ है। तो रिसेंटली हमने एमएलए साहब पटन को बुलाया यहाँ, उन्होंने मुआयना अपनी निगरानी में किया, तो उन्होंने हुक्म दिया कि इसका डीपीआर कराया जाए आरएनबी के थ्रू, ताकि हम इसका ऊपर जो छत है टिन का कवर लगाएंगे तो उसके लिए वो फंड्स रिलीज़ करेंगे। तो फिर उनके कहने पे हमने आरएनबी को एक चिट्ठी लिखी कि ताकि वो यहाँ आके इसका डीपीआर बनाएंगे, इसका एस्टिमेट करेंगे, जिसके तहत फिर रिलीज़ हो जाएंगे फंड्स एमएलए साहब की तरफ से। लेकिन जब आरएनबी वाले आए तो उन्होंने मुआयना करते ही बोला कि पहले हम ये मामला उठाएंगे उस एजेंसी के साथ जिन्होंने इसको हाफ वे छोड़ा है, ताकि हमें पता चले कि किस बुनियाद पे ये हाफ वे मतलब काम क्यों रुका हुआ है। तो तब तक वो उनके कहने के मुताबिक तब तक वो काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक पिछले एजेंसी से वो नाज़रीन अब तक जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। पंचायती निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जहां हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, वहीं पुलवामा के बेशतर पंचायत घरों की हालत अबतर हो चुकी है। पुलवामा के मित्रीगाम इलाके में पंचायत घर खस्ताहाली का शिकार है। मकामी लोगों के मुताबिक पंचायत घरों की अदम मौजूदगी की वजह से इलाके में तरक्याती कामों की कमी महसूस हो रही है। मकामी लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमों की गफलत के बायस कई पंचायत घरों की हालत खराब हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में इलाके में तरक्याती सरगर्मियां मुतासिर हो रही है। भारत ने पंचायत राज को पूरे मुल्क में आम कर दिया। पंचायत राज का मतलब है कि लोगों के दहलीज पर हुकूमत का दस्तक देना, यही एक कड़ी है। लेकिन गौरतलब बात यह है, जिस गांव में हम जाते हैं पंचायत घर तो जरूर बने हैं, लेकिन उनकी खस्ता हाली जो यहाँ नामसाइद हालात थे, ये घर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हुए हैं। पंचायत घरों की खस्ता हाली, उनके दीवारें गिरने, उनका छत गिरना, जो कि अंदर जाने के या बैठने के काबिल नहीं है। इस वक्त चाहिए, अवलीन तरजीह होनी चाहिए गवर्नमेंट की, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की। अगर इसको मजीद फाल बनाना है तो सबसे पहले पंचायत घरों को मरम्मत करना है और इनको फाल बनाना है। इसका इंतजामिया से गहरा ताल्लुक है। हर गांव में पंचायत दिवस होता है, ब्लॉक दिवस होता है, लेकिन इसका यही मतलब है कि हुकूमत को हर घर के आंगन में पहुंचाना है। ये तब पहुंचेगी हुकूमत के आंगन में जब घर अच्छा होगा, जब पंचायत घरों की खस्ताहाली को ठीक किया जाए। ग्राम सभा तो है, बट इसको ऑर्गेनाइज कहीं किसी पार्क में किया जाता है, किसी के घर में किया जाता है, या किसी अदर कोई ऑफिस होता है वहां पे किया जाता है, तो जो ठीक नहीं लगता। पंचायत घर जो है बाहर से तो है, बट अंदर से जो है मुझे नहीं लगता है कि उसको पंचायत घर हम कह सकते हैं या पंचायत ऑफिस उसको कह सकते हैं, क्योंकि अंदर जो है हमें इंजेक्शंस मिलते हैं और तरह तरह की जो है बाकी चीजें मिलती हैं, और बाहर से भी जो है उनके दर दीवार टूट पड़े हैं, दरवाजे जो है वो फूट पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जो है फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और फिर से जो है पंचायत घर जो है हर किसी गांव में जो है उसी तरीके से होने चाहिए जिस तरीके से डीडीसी बीडीसी जो है कायम का क़याम हुआ है। जिला डोडा के मकामी लोगों ने इंतजामिया पर गैर संजीदगी का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कौंसिल डोडा का अहम ओहदा कई माह से खाली पड़ा है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अदम मौजूदगी की वजह से अवाम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया है कि गुज़श्ता 8 माह से 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं, तामीन इन दिनों BDO घाट ने म्यूनसिपल कौंसिल डोडा का इजाफी चार्ज संभाला है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामी की नाकामी है, जिसकी वजह से अवाम को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नौमुंतखब हुकूमत से मुतालबा किया एक मुस्तकिल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को डोडा भेजा जाए ताकि लोगों के रोजमर्रा काम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 6 महीने की बात नहीं है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे उसके बाद ही ये सिलसिला ट्रांसफ़र शुरू हुई थी। लगभग 3 EO यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए। इस वक्त भी जो इंचार्ज है वो BDO साहब हैं, एक जिनको इंचार्ज लगाया गया है यहाँ पे। आप देख लीजिए, इस वक्त कंपलसरी जो है बच्चे की सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी बच्चे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में पैदा होते हैं उनकी कंपलसरी है कि वो म्यूनसिपल कौंसिल डोडा से उनको सर्टिफिकेट दी जाए। जब यहाँ पे ऑफिसर ही नहीं परमानेंट बैठ जाए, वो लोग कोई बलेसा से होता है, कोई जम्मू से होता है, या कोई श्रीनगर से होता है, या कोई किसी और इलाके से होता है, उनको बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। जिस तरह एसेंशियल दफ्तर बिजली का है या PHE का है, उसी तरह ये भी एसेंशियल है। अब किसी की ग्रीवेंसेस होगी शहर के अंदर, वो किसको फोन करेगा, किस ऑफिसर को फोन करेगा? अब एक आम आदमी है, वो किसी शायद छोटे मुलाजिम से बात करेगा, लेकिन एक कोई खास आदमी होगा जिसने किसी तमीज़ तहजीब में किसी से बात करनी, वो किसको फोन करेगा, किसको पकड़ेगा, अपनी ग्रीवेंस किसको? अफसोस ये है कि लोग भी शायद आवाज़ नहीं उठाते हैं, और मैं डोडा के अवाम से गुजारिश करूंगा कि अवाम का हर वक्त एक डर होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को।
ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर कुछ भी हो यहाँ पे डोडा में लोग निकलते नहीं हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई किसी का सारा नहीं तोड़ना है, लेकिन कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता होना चाहिए कि यहाँ लोग जो गयूर और बाशऊर बसते हैं, यहाँ पे कम से कम साफ सफाई हो, यहाँ इनकी फैकल्टीज जो है वो अच्छी हो। ये बदकिस्मती है कि लोग इकट्ठे नहीं होते हैं कि हमारे जो ज़ुरियात हैं, अगर कहीं पे मटेरियल डाल के होता है, ठेकेदार मटेरियल डाले, आम आदमी मटेरियल डाले, अपनी मर्जी से उठाता है वो, कोई कुछ कहीं के कोई किसी के अप्रोच नहीं है। ये बट लोगों को नक्शे बनाने हैं, वो अप्लाई करते हैं, कौन सुनेगा जब वो उनकी वो अप्रूवल नहीं मिलती है, वो खुद बनाते हैं। डोडा जो बल्दिया है ना, म्यूनिसिपल कौंसिल डोडा, ये चिनाब वैली के तीनों अजला की वाहिद कौंसिल है, बाकी जगह कमेटीज हैं। और डोडा जो है, ये कस्बा डोडा जो है, ये कोई ऐसी छोटी जगह नहीं है, छोटी बात नहीं है। एक जम्मू कश्मीर के एक रीजन का हेड क्वार्टर है और इसको आपने हेडलेस रखा है। बाकी वो जो अटैचमेंट वगैरह होती है ना, वो सरकारी खाना पूरी होती है। वाक़ात में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मसला नहीं है डोडा में, एक यहाँ मसाइल हैं। मसाइल इतने हैं जिनका मेरे आसिफ साहब ने भी जिक्र किया यार। मतलब रास्ता फुटपाथ तो खत्म, फुटपाथ के आगे 2 फुट यार, यहाँ ओल्ड हॉस्टल के बाहर देखो आप, ओल्ड हॉस्टल के बाहर हमने पूरी दुनिया के लोगों को रोजगार देने का ठेका तो नहीं रखा है ना डोडा वालों ने यार। जमीनें हमारी गई और वो खोटे सिक्कों में गई और वहाँ जिसको मर्जी आए वो रेडी लगाए। नहीं, रेहड़ी वालों का ये भी मानना है हम जीआर कटाते हैं। नहीं जीआर यार, वो जीआर कटाते हैं जब उधर डिपार्टमेंट है। देखें, सड़क पे याद रखना सबसे पहला हक पैदल चलने वाले का है। आप रोजगार के नाम पे तो फिर आप डीसी ऑफिस के अंदर एक बनाओ कॉम्प्लेक्स, या डीसी के क्वार्टर में, या उधर दे दो उनको बना के उधर, जब किसी को इतने ही रोजगार की फिक्र है। ये दूसरा, आसिफ साहब ने अब ये साबिक सदर भी रहे हैं, इनको ज़्यादा पता है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है। अच्छा, कोई जम्मू का है, कोई पुंछ का मुलाजिम है, कोई श्रीनगर का है, कपारा का है, वो मुश्किलात हैं। स्ट्रीट लाइट है, कहीं नई प्लानिंग करते, कहीं जाते, अपनी ग्रीवेंसेस बताएं तो लोग कह रहे हैं कि आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सुन रही है। जो जायज़ डिमांड यहाँ के लोग कर रहे हैं कि पिछले 6-7 महीने से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है वो यहाँ पे खाली है, तो सुनने वाला जो है कोई भी नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं कि जो वक्त की सरकार है इस बात को सुनेगी ताकि यहाँ के लोग राहत की सांस ले पाएं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम। नाज़रीन, अब तक जारी रहेगा यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मेंबर असम्बली हवेली एजाज जान उम्रा अदा करने के बाद आज अपने आबाई इलाका वापस पहुंचे, जिस पर उम्रा की अदायगी के वापसी के बाद पूठा बाईपास सुरनकोट पर एक बड़ी इज्तिमा ने उनका इस्तकबाल किया है। इज्तिमा में रिटायर्ड प्रिंसिपल सईद करम हुसैन शाह, मीराज लियाकत, मास्टर यूनुस, मंसूर गनाई, मोहम्मद इकबाल, सईद इम्तियाज काजमी और दीगर लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है, जिस पर मेंबर असम्बली हवेली एजाज जान ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। उमरा के लिए गए थे एजाज जान साहब, MLA हवेली पुंछ, तो आज वो वापस आए उमरा करने के बाद। ये बड़ी सादत की घड़ियाँ होती हैं, तो हम खुशनसीब लोग हैं कि एक जो आदमी उमरा करके हज करके आए, तो वैसे आदमी का चेहरा देखना भी हमारे लिए मुबारक होता है। तो हम उनको मुबारकबाद देने आए थे और काफ़ी साथी थे, हम 20-25 लोग थे यहाँ पोठा बाईपास पे। तो उस सिलसिला में हम यहाँ आए, उनको मुबारकबाद पेश की, उनको वेलकम किया वापस सऊदी अरब से वापस आने पर। तमाम सुरनकोट के अपने बुज़ुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का पहले भी शुक्रगुजार रहा हूँ, आज भी शुक्रगुजार हूँ इकबाल साहब का। और जितना भी मैं कहूँगा, मेरे भाई यहाँ पे आए हैं और बहुत से साथियों ने फ़ोन किया, फ़ोन पे उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सर्दी है रात के इस वक्त यहाँ पे, ये मेरे लिए यहाँ खड़े हुए,
मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे इनके ये एहसानात उतार पाऊँगा। मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनके घरों में तरक्की हो, इनके घर में सबकी सेहत ठीक रहे, इनके बच्चों की जो है वो मुस्तकबिल बेहतर हो, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर बहुत एक खुशहाल माहौल रहेगा, तरक्की रहेगी इंशाल्लाह। और मैंने मदीना में भी और मक्का में भी यही दुआ की कि हमारे इलाका जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, ख़ासकर ये जो पीर पंजाल इलाका है हमारा रजौरी पुंछ का, ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ के लोगों के लिए दुआ की, अपने बच्चों के लिए दुआ की, हमारे बच्चे जो हैं बेरोज़गार उनके लिए की, और हमारी यही कोशिश है। और अपनी हुकूमत से भी हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को रोज़गार मिल सके, अपने लोगों को काम मिल सके, अपने इलाके को तरक्की मिल सके। तो इसी लिए जो है हमेशा दुआ होती है। और मैंने ये भी दुआ की कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका हम लोगों को, पुंछ के लोगों को, हमारे भाइयों को इनको मिले। और पीर साहब यहाँ पे आए, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब तक पीरों की दुआ ना हो, जब तक शहीदों की दुआ ना हो, तब तक कोई भी काम मैं समझता हूँ वो पूरा करना जो होता है उसमें मुश्किलात आती हैं। तो इन सब की दुआओं से इलेक्शन में भी हमारी कामयाबी हुई, हमारी हुकूमत बनी, और इन सब की दुआओं से इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है लोगों के काम करेगी, कामयाबी होगी। मैं आखिर में फिर से एक बार तमाम अपने बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों का इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये यहाँ पे मेरे लिए आए। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मरहूम सईद मुश्ताक अहमद शाह बुखारी की याद में सुरनकोट में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ है और आज इफ्तिताई तकरीब में SDPO सुरनकोट एजाज चौधरी, सईद उवैस बुखारी, नज़र बुखारी, इम्तियाज़ काज़मी और कई दीगर मुअज़्ज़ज़ीन मौजूद थे, जिन्होंने आज के दौर में खेलों की सरगर्मियों की अहमियत पर रोशनी डाली और इस मौके पर सियासी रहनुमा मरहूम मुश्ताक बुखारी को भी याद करते हुए उन्हें खराज पेश किया है। टूर्नामेंट में आसपास के इलाकों से आए हुए टीमों ने शिरकत की थी। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाश जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहाँ एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है। SDPO सुरनकोट जनाब एजाज साहब जो हैं वो मेहमान खुसूसी हैं इस वक्त। जहाँ तक इस टूर्नामेंट का तल्लक है तो हमने सोचा कि हमारे बीच से एक शख्सियत जो है अभी अल्लाह को प्यारी होगी, जनाब सईद मुश्ताक बुखारी साहब, साबका MLA व मिनिस्टर, जो हालिया दिनों में इस दुनिया फ़ानी को कूच कर गए। हमने सोचा कि उनके नाम पे हम एक टूर्नामेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को ख़ास करके खित्ता पीर पंजाल के लिए जो काम किया है, उनकी याद में हमने ये टूर्नामेंट रखा है। वो ऐसी शख्सियत थी कि वो खाली हाथ यहाँ से गए, लेकिन हम लोगों को सब कुछ दे के गए। हमारे लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं। उन्होंने अपनी जो मेहनत लगन के साथ पीर पंजाल की जो खिदमत की है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने फ़िलहाल एक टूर्नामेंट का आगाज़ किया है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट। इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट 3 दिन का होगा। आज इसका आगाज़ हुआ और परसों जो है इसका फाइनल होगा, और उसके बाद जो है यहाँ काफ़ी गेस्ट हमारे बीच में आएंगे, और मुझे यकीन कामिल है कि ये कामयाब तरीन जो मरहूम सईद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब की याद में आज यहाँ पे नौजवाना सुरनकोट ने एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ किया, जिसमें चीफ ऑर्गेनाइज़र इम्तियाज़ काज़मी साहब और उनके दिगर हमरा तमाम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं। SDPO सुरनकोट और मोहतरम मरहूम बुखारी साहब के फर्जंद सईद उवैस बुखारी साहब भी आज यहाँ पे आज की इस ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने शिरकत की है। ये ऐसे टूर्नामेंट्स का होना आज के वक्त की एक अहम ज़रूरत है। नौजवानों का जो मयार है स्पोर्ट्स को लेके, उसको सामने लाना और उसका इजहार ख्याल जो होना वो बहुत ज़रूरी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम ऑर्गेनाइजिंग टीम को, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे टूर्नामेंट्स का एहतमाम किया जाए। और आज के महकमे सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन कुपवारा ने गवर्नमेंट हाई स्कूल त्रिच कुपवारा में मेगा प्लांटेशन मुहिम का आगाज किया है, जिसका मकसद साफ सुथरा और सरसब्ज माहौल को फरोग देना था। मुहिम में डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री सनीशा बॉक्सी, जाहिद असलम मुगल, रीजनल डायरेक्टर कश्मीर सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के मुलाजमीन और तलबा ने शिरकत की थी, जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए।
इस मौके पर खिताब करते हुए ब्लॉक ऑफिसर सैयद गुलाम रसूल गिलानी ने मकामी लोगों पर जोर दिया कि वो माहौल दोस्त रवैया को फरोग देने के लिए शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर जंगलात और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। उन्होंने तलबा, साथिज़ा और सिविल सोसाइटी के अराकीन से अपील की है कि वो एक नेक मकसद के लिए जंगलात को अवामी तहरीक में तब्दील करें। हाई स्कूल के हेडमास्टर फारूक अहमद ने महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की कोशिशों को भी सराहा है। आज हमारे स्कूल में एक प्लांटेशन, मेगा प्लांटेशन ड्राइव सोशल फॉरेस्ट्री की वसादत से हो रहा था, जिसमें हमारे तमाम बच्चों ने, उस्ताद किराम ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि यहाँ के सिविल सोसाइटी के चंद मेंबरान उन्होंने भी हिस्सा लिया। और इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव में सोशल फॉरेस्ट्री का एक अहम रोल है, क्योंकि उन्होंने हमें इससे पहले भी मार्च सेशन में तकरीबन 200 के करीब प्लांट्स दिए थे जो हमने स्कूल में लगाए हैं। और मेरी रिक्वेस्ट इनसे रहेगी कि हमारे स्कूल की तकरीबन लैंड 32 कनाल्स हैं, जिसमें तकरीबन 20 कनाल लैंड जो है वो बिल्कुल फ्री है, जिसमें मतलब ये प्लांट्स नहीं लगे हुए हैं। कि अगर इनके पास कोई ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें ये प्लांट लगाना चाहिए, मगर प्लांट लगाने के साथ में उनकी देख रेख के लिए भी उनके की तरफ से कुछ होना चाहिए, तो ये बिल्कुल हमारे स्कूल में लगा सकते हैं। और हम इस ग्रीन मिशन के साथ हैं। यहाँ तक कि हमारे बच्चों ने अपने तौर तरीके से भी, हमने आपने देखा भी होगा कि किचन गार्डन में वहाँ भी हमने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, क्योंकि एक प्लांट जो है वो हमें इतना इक्वल है, जितनी हमारी माँ का सामान है उतना सामान हमें एक प्लांट को देना। मैं समझता हूँ कि हमें एक प्लांट को अपनी माँ से थोड़ा बढ़कर भी सामान देना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट हमें हर कड़ी में जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हमें हर कड़ी में हमारे साथ रहे। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ने विंटर का आगाज़ जो है वो डायरेक्टर साहब की क़यादत और डायरेक्टर साहब की हिदायत पे किया है। तो आज हमने डिवीज़न कुपवारा में भी यहाँ पे तर्च गवर्नमेंट हाई स्कूल में यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट के साथ मिल के हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन प्लांटेशन ड्राइव का जो है वो इनेकाद किया यहाँ पे। और हमने यहाँ पे कम बेश 200 जो है सेटर्स दीदारा और जो साइप्रस के पौधे हैं वो लगाए। और हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को, लोकल पब्लिक को और टीचर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, ताकि जो एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम है एक पीपल्स मूवमेंट बन जाए और जो क्लाइमेट चेंज का थ्रेट जो हमारे सामने है इसको हम किसी हद तक कम्बैट कर सकेंगे। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वो महकमा सोशल फॉरेस्ट्री के साथ एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम में ताउन करें और जो खाली पड़े हैं वो हमें वो सौंपे, ताकि वहाँ पर हम फेंसिंग करके उसमें शजरकारी करेंगे और जो ये डिग्रेडेड फॉरेस्ट है इनको हम किसी हद तक रिहेबिलिटेट करने में कामयाब हो सकेंगे। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री का यही मंशूर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और क्लाइमेट चेंज को किसी हद तक हम जो है कम्बैट कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट से खुसूसन तौर पर यह कहना चाहूँगा कि आप अपने घरों में भी पेड़ लगाएं और हमारे साथ मिलकर भी पेड़ लगाएं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, पेड़ लगाएं, उसके बाद उनकी जो रखवाली है उसको यकीनी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, जंगल है तो जल है, जल है तो ज़मीन है, ज़मीन है तो ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी को इस ब्यूटीफुल सियारे पे जीने का मौका दे। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।